जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत दसवानी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग नीट का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लेकर चल रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आगे के क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करेंगे बेटा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर हम लोग। जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, 3 ग्राम के एक कण पर एक बल इस प्रकार कार्य करता है। ये कार्य बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्य करता है कि टी के फलन के रूप में आपको दिया हुआ स्थिति x बराबर 3t माइनस 40 स्क्वायर प्लस टी क्यूब दिया हुआ है। टी के फंक्शन में आपको पोजीशन दिया हुआ है, जहां x मीटर में दिया हुआ है, मतलब पोजीशन मीटर में है। बोला गया है प्रथम 4 सेकेंड, मतलब प्रथम का मतलब स्टार्ट से इसका मतलब आप ले सकते हो t1 बराबर 0 लिख सकते हो और t2 बराबर 4 रख सकते हो। मतलब हम लोग 0 से 4 सेकेंड के लिए आपको निकालना है वर्क। क्या निकालना है? वर्क निकालना, वर्क डन निकालना है। तो सिंपल है बेटा, आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान दीजिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहता है, जो वर्क डन होता है डब्ल्यू नेट, ये क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस प्रकार से लिखते हैं बेटा, ठीक है। क्या होता है ये हमारा वर्क डन जो होता है, ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब हम इसको अगर बोले कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के दोनों के डिफरेंस के बराबर क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, हम लोगों को पोजीशन क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखा है, ठीक है बेटा। और हमको बोला गया है कि 0 से 4 सेकेंड के लिए आपको निकालना है वर्क डन। इस कंडीशन में पहले तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा? वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी पहले एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स पहले लिख लेते हैं हम लोग, 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ये दे रखा है हम लोगों को पोजीशन। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8t प्लस 3t स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों को फाइनल पोजीशन के लिए ध्यान दीजिएगा, ये वेलोसिटी दिया हुआ है 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। अब आप लोगों को बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 0 टाइम से 4 टाइम के लिए वर्क डन निकालिए। तो हम लोग पहले यहाँ पर v0 निकालेंगे, फिर v4 निकालेंगे। वेलोसिटी का इक्वेशन आपको मिल गया है। अब आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया है, वेलोसिटी का इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया है। तो हम फाइंड कर लेते हैं v0, 0 सेकेंड पर जब t बराबर 0 रखेंगे, t बराबर 0 पर वेलोसिटी v0 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 0, 8 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0। तो हमको क्या मिलेगा, 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अब हम लोग 4 सेकेंड के लिए बात कर लेते हैं। जब t इजिकल टू 4 सेकेंड हो तब वेलोसिटी क्या होगा, v4 इजिकल टू, ठीक है ना। तो ये 3 रखते हैं माइनस 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर मतलब 9, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, टी के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं बेटा, सॉरी, यहाँ पर टी के जगह 4 पुट करेंगे। टी के जगह क्या पुट करेंगे, 4, मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, डन है बेटा। नो नो, 3 मल्टीप्लाई 4, यह कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर बेटा 16, ठीक है। अब क्लियर है बेटा। तो V4 का मान कितना निकलेगा बेटा, V4 का मान निकलेगा, ये कितना हो जाएगा 3, 8 32 और ये हो जाएगा 16 3 48, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। 48 और 32 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, 16 और ये 3, ठीक है ना। अच्छा, प्लस में होगा बेटा, ये प्लस में होगा, बड़ा डिजिट प्लस में। और 16 और 3 कितना हो गया, 19, 16 और 3 कितना हो गया, 19, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि हमको मिल गया v0, v4 मतलब इनिशियल वेलोसिटी मिल गया,
फाइनल वेलोसिटी मिल गया। तो हम जो वर्क एनर्जी फॉर्मूला है, वर्क एनर्जी फॉर्मूला, ये हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने रखे हैं इसको यूज कर सकते हैं सीधा सीधा, और वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, और डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू हाफ, ध्यान दीजिएगा हमको दिया हुआ है मास 3 ग्राम, इसको किलोग्राम में लिखेंगे बेटा, क्या में लिखेंगे, किलोग्राम में, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हम हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है 3 और फाइनल वेलोसिटी है 19, तो हमको v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर दिया तो v प्लस, ध्यान रखिएगा v0 दिया हुआ है 3, हमने लाए v4 लाए कितना बेटा 19 लाए। अब क्योंकि आप इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, W इज इक्वल टू हाफ यम, ठीक है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं बेटा, बस आपको ध्यान रखना है कि हम कितना इजी कर सकते हैं, v प्लस u इस प्रकार से भी कर सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में, ठीक है ना, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब सीधे सीधे यहाँ पर प्रूव करना है, बस हमको दिया हुआ है ग्राम में, मास कितना में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, v माइनस यू मतलब 19 माइनस 3 16, ठीक है ना, और 19 प्लस 3 कितना 22, इस प्रकार से निकल गया, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल आउट करो यार, कितना 2 8 16, तो ये मिल जाएगा आपको, इसका आंसर मिल जाएगा W इज इक्वल टू 528, 10 की पावर 3 को मिली जूल में लिखोगे, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन में 528 कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रोक्स लिखते हैं नियरली 530 मिली जूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा 528 ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके नियर है, 530 मिली जूल के नियर है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 530 मिली जूल, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों के यहाँ पर जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है इसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा है, ठीक है ना, और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा है, पोजीशन में दे रखा है वेलोसिटी निकाले, फिर t बराबर 0 सेकंड पर वेलोसिटी निकाले, t बराबर 4 पर वेलोसिटी निकाले, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते हुए वर्क डन निकाल लिया, नियरली कितना आया 530 मिली जूल। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा, यदि 2 किलोग्राम की वस्तु पर एक विस्थापन संबंध बल कितना दिया हुआ है बेटा, फोर्स दे रखा है, ध्यान रखिएगा फोर्स दे रखा है, कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 7 माइनस 2, कितना बेटा, हाँ 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये हमको क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। अब क्या बोला है, x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर पर आपको क्या निकालना है, वर्क डन, सिंपल सा वेरिएबल फोर्स है, जब वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन के लिए आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो, चलो इधर समझते हैं, वर्क डन हो तो हम इस प्रकार से लिखते हैं x1 x2 f dx, अब ये वाले फॉर्मेट से आप आंसर निकालते हो बेटा, ठीक है। अब क्योंकि x1 दिया हुआ है कितना, x1 0 दे रखा है, x2 कितना दे रखा है बेटा आप लोगों को 5 दे रखा है, x2 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है, और f कितना दे रखा है, f दे रखा है, f कितना दे रखा है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर दे रखा है, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करो बस, W इज इक्वल टू 0 to 5, हम लोग पहले सिंपली लिख लेते हैं x स्क्वायर dx इस वाले फॉर्मेट में। अरे भाई बल का आपको सूत्र याद है ना, बल बराबर, सॉरी कार्य का सूत्र याद है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बल है आपका ये वेरिएबल है, ये परिवर्ती बल है, ये हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि आप लोगों को वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है तो वेरिएबल फोर्स का नेट निकालने के लिए, नेट वर्क डन निकालने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ता है बेटा। अब सीधा सीधा क्या करें हम लोग, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें, ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हो जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक है ना, ये आपको इंटीग्रेशन करने के लिए मिलेगा बेटा। लिमिट इस प्रकार से आप लोग रखते हो 0 to 5, 0 to 5 है, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 0 जिससे पुट कर 0 वाला आपको सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि सभी टर्म में आपको x मिल रहा है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सबका 0 होने वाला है,
5 को लेके ही चलते हैं, 5 माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये 5 का क्यूब कितना 125, ये कितना हो जाएगा 100, तो ये 7 5 35, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, प्लस में आएगा ये। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वर्क डन 135 जूल, कितना मिलेगा 135 जूल, 135। ऑप्शन में हो रहा है बेटा आप लोगों का, देखो हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आपको समझ में आया होगा वर्क जो कॉन्सेप्ट आपको किस प्रकार से यूज करना है। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा, किसी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित दिया हुआ है, यू दिया हुआ है a/r² माइनस b/r क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा r क्यूब, ठीक है बेटा, जहां a तथा b धनात्मक नियतांक में r बल क्षेत्र के केंद्र से दूरी दिया हुआ है, स्थायी संतुलन की हाँ ध्यान रखिए, स्थायी संतुलन की दिशा में आपको क्या निकालना है, स्थायी संतुलन की दिशा में आपको कण की दूरी ज्ञात करना है। स्थायी संतुलन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जब कण हमारा स्थायी संतुलन की अवस्था में हो, स्थायी संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में हो, अवस्था में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं du अपॉन dx बराबर 0, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। और एक आपको ध्यान दिला दे, जो हमारा फोर्स होता है ये निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, ठीक है ना, जो हमारा फोर्स है वो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल भी होता है। बट फिलहाल हम लोगों को स्थायी संतुलन के लिए, ये मैक्सिमम के केस में ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम के केस में भी अगर कई बार पूछता है मैक्सिमम की कंडीशन में बताइए, तो मैक्सिमम के केस में भी इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको 0 लेके चलना पड़ता है। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं, स्थायी संतुलन के लिए du अपॉन dx बराबर 0 रखना है, तो उसके लिए हम लोगों को u का रिलेशन दिया हुआ है, u का रिलेशन a अपॉन r स्क्वायर माइनस b अपॉन r क्यूब, तो हम लोग रखते हैं बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो a अपॉन u दिया हुआ है क्या, a अपॉन r स्क्वायर माइनस b अपॉन r क्यूब दे रखा है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे du अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx, सॉरी यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में दिया है, हमारे को पोजीशन यहाँ r से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉरी ये जो पोजीशन है इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे dr, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। पोजीशन x से रिप्रेजेंट करे, r से रिप्रेजेंट करे, s से रिप्रेजेंट करे, d से रिप्रेजेंट करे, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो du अपॉन dr क्या हो जाएगा, d बाय dr, a का हम लोगों को दिया हुआ है a, लिख लेते हैं सिंपल फॉर्मेट में, अभी समझा देते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। अब अवकलन करने के लिए आपको 1/r² 1/r³ इसका कोई फॉर्मूला है नहीं पता, ठीक है ना, तो हम लिख के चलते हैं उसको ऊपर, तो d बाय dr a ये हो जाएगा r की पावर -2 माइनस d बाय dr ये हो जाएगा b r की पावर -3, ठीक है ना। इसको सामने रखते हैं तो ये हो जाएगा -2a r -3, -2 -1 हो जाएगा -3, माइनस ये माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3b r की पावर -4, ठीक है बेटा। क्योंकि इसको हम लोगों को 0 के इक्वल रखना है, जब ये स्थायी संतुलन की अवस्था में हो तब du अपॉन dr बराबर 0 होगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, 0 की इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी, किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी, तो माइनस को उधर ले चलोगे आप, तो 3b r की पावर -4 इजिकल टू ये हो जाएगा 2a r की पावर -2, r की पावर -2 से सॉरी -3 है, -3 से -3 कैंसिल, तो ये हम लोग मिलेगा बेटा 3b अपॉन में r इजिकल टू 2a, r निकालना है बेटा हमको, r बताना है, जब स्थायी संतुलन की अवस्था में होकर हमारा, तब हम लोग ने 0 लेके चले और हमको r मिलेगा बेटा, r बराबर मिलेगा 3b अपॉन में 2a, हमारा r का मान कितना हो जाएगा 3b अपॉन में 2a। ऑप्शन देखते कौन सा मैच हो रहा है हमारा, 3b अपॉन में 2a, अच्छा सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ है हमारा बेटा, r², ठीक है, 2ar -3, 3br -4 उधर चला गया, ओके एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ कहीं
तो हमारा शायद यहाँ पर ये आ रहा होगा बेटा, ये जो है 3 मिस्टेक्स जो है बाय मिस्टेक्स आर क्यूब के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन किए थे। आर क्यूब के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आया था 3a/2b आया था। बस आपको प्रोसीजर जानना है, मेथड जानना है कि सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर आर स्क्वायर दे, आर क्यूब दे, R4 दे, R5 दे, इट डजेंट मैटर। आपको ध्यान रखना है बस मेथड किस प्रकार से होगा। ठीक है, मेथड मतलब कॉन्सेप्ट फिलहाल के लिए आपको पता है। फिलहाल के लिए हमने जो सॉल्यूशन किए थे वो आर क्यूब के हिसाब से किए थे। ये आर क्यूब के लिए सॉल्व किए थे। पीछे चले गए बेटा, ये पीछे, हाँ आर क्यूब के लिए लेते ना बेटा, ये आर क्यूब के लिए। अगर ये वाला क्वेश्चन हम अगर a/r² - b/r इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते, तो ये वाला हमारा जो आंसर आता, ये हमारा जो r की डिस्टेंस आती, वो आती बेटा r बराबर 2a/b। ठीक है ना। तो चाहे ये हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आप लोगों को इसमें खेला करना है, आर को रख के सॉल्व करोगे, आंसर कितना मिलेगा आपको 2a/b। जो हमारे एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है बेटा, ये है जो यहाँ पर दिया हुआ है आर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, नीट 2012 का क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2a/b। ठीक है ना। जो आर की जो हम लोगों को डिस्टेंस मिलेगी 2a/b मिलेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, एक हम लोगों को पॉजिटिव में ही सोचना है कि हमको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा को हम लोग ये सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है ना। चेंज होता है, R³ हो जाता है R4 हो जाता है, R4 हो जाता है R5 हो जाता है। ठीक है, ये R5 R4 हो जाता है, R4 R3 हो जाता है। आपको सॉल्यूशन करने के लिए आना चाहिए, और सॉल्यूशन करने के लिए आप बस ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे। ठीक है ना। du/dx बराबर भी 0 कब की स्थिति में, जब स्थायी संतुलन की अवस्था हमारा क्या होता हो, सॉरी कण की अवस्था कैसा हो, स्थायी संतुलन की अवस्था में। डन है। ठीक है, तो हम बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन में। आई होप यहाँ का थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है यदि, हाँ, निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कब की कंडीशन में होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निकाय पर किसी असंरक्षित बल, ध्यान रखिए असंरक्षित बल में हम लोग ऊर्जा की बात नहीं करते, स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा की, है ना। संरक्षित बल, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। ठीक है ना, संरक्षित बल के विरुद्ध आपको कार्य किया जाए। आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। ये हमारा पृथ्वी का सतह है। ठीक है ना। आप यहाँ से किसी वस्तु का जिसका द्रव्यमान यम है, इस द्रव्यमान वाले भार को या वस्तु को आप यच ऊंचाई तक उठाकर ले जा रहे हो। ठीक है ना, यच ऊंचाई तक उठा के ले जा रहे हो, कितनी ऊंचाई तक, यच ऊंचाई तक उठाकर जब ले जा रहे हो, तो आप गुरुत्वाकर्षण बल जो कि हमेशा नीचे की ओर काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर काम करता है, उसके विरुद्ध आप काम कर रहे हो, मतलब उसके विरुद्ध आप ऊपर चल रहे हो। ठीक है ना। तो ये होता है संरक्षी बल बेटा, संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप जान लीजिएगा। संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी और असंरक्षी, संरक्षी। ठीक है ना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता। संरक्षी बल कैसा है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता बेटा। आप किसी वस्तु को सीधा ले जा लो, किसी वस्तु को जिगजैग करके ले जा लो। ठीक है ना, किसी वस्तु को आप ले जा लो, इस प्रकार से सीढ़ी चढ़ते हुए चले जाओ। ठीक है ना, सभी के लिए, तीनों पाथ के लिए आपका अगर संरक्षित बल है, संरक्षित बल एक्टिव है, ठीक है ना, तीनों पाथ के लिए आपके लिए जो वर्क डन है ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। जो वर्क डन रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा या कंजर्व रहेगा, ये कह सकते हो, जो है हमारा संरक्षित बल के अगेंस्ट। लेकिन असंरक्षित बल लगेगा, तो असंरक्षित बल के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फोर्स है या वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, पाथ डिपेंडेंट रहेगा, पाथ डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है ना। असंरक्षित बल हमारे दो याद रखिएगा, एक तो घर्षण बल होता है असंरक्षित बल, घर्षण बल, और ये होता है श्यानता बल। श्यानता बल मतलब विस्कोसिटी, विस्कोस फोर्स। श्यानता बल हमारा क्या होता है, श्यानता बल जो होता है हमारा, ठीक है, असंरक्षित बल होता है। बाकी आप लोग देखो, अभिकेंद्रीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतीय बल या चुंबकीय बल। ठीक है,
नाभिकीय बल, सॉरी नाभिकीय बल हमारा संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संरक्षी बल आप लोग देखिए पाथ डिपेंडेंट होता है, संरक्षी बल पाथ इंडिपेंडेंट होता है। फिलहाल के लिए हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस निकाय के लिए जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो जब आप संरक्षी बल के विरुद्ध काम करोगे, संरक्षी बल के विरुद्ध काम करोगे, तब आपकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि देखा जाएगा बेटा, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर, क्या बोल रहे हैं, एक अणु में दो परमाणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अभी हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किए थे एग्जैक्ट वैसा ही, नीचे x की पावर 12 दे रखा है, यहाँ x की पावर 6 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ध्यान रखिएगा, एनर्जी दिया हुआ है, क्या दे रखा है, स्मॉल a x की पावर 12 माइनस स्मॉल b x की पावर 6, ध्यान रखिएगा है ना। यहाँ पर आपको दिया क्या कंडीशन, परमाणु स्थिर साम्य अवस्था में होगा, ठीक है ना। स्थायी संतुलन अवस्था की बात करें या स्थायी साम्य अवस्था की बात करें, स्थायी संतुलन अवस्था, संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था, साम्य की अवस्था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों कंडीशन के लिए आपका जो होगा du अपॉन में dx क्या होगा बेटा, 0 होगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा ऋण 12 a की पावर ऋण 13, ठीक है। इसको मिलेगा बेटा ऋण और ऋण धन ये 6 b की पावर, अच्छा ये x है बेटा, x की पावर ऋण 6। देखो शॉर्ट में कैसे करना है, अब ये शॉर्ट कर देते हैं ना बेटा, एक लॉन्ग प्रोसीजर आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट समझिए, शॉर्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। पहले दिमाग में लेके चलो इसको, ऊपर ऋण की 12 हो जाएगा, घात ऋण 12 हो जाएगा, ऋण 12 हम लोगों ने सामने रख दिए, फिर हम लोगों ने क्या करे, इसका अवकलन कर दी, तो अवकलन करोगे तो सामने आएगा और इसकी एक घात माइनस होगी, ऋण 12 ऋण 1 क्या हो जाएगा, ऋण 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ऋण 12 a x की पावर ऋण 13, और ये क्योंकि अब यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये 6 ऊपर जाएगा ऋण 6 होगा, और ऋण 6 सामने आएगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तब आप लिखोगे 6b x की पावर, अब ये ऋण 6 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ऋण 6 और ऋण 1 कितना हो जाएगा, ऋण 7। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट कर रहा हूं मैंने, आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। बराबर में क्या लिखना है, 0 लिखना, बराबर में क्या लिखना है, 0 लिखना, ठीक है। तो ये चलो ऋणात्मक को ऊपर ले चलो, 6b x की पावर ऋण 7 बराबर में 12 a x की घात ऋण 13, ठीक है। 6 दूनी 12 हो जाएगी, हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो ये 7 में से 6 गया 13, ठीक है ना भाई, अरे यही 7 में 13 गया 6 बचेगा ना भाई, तो ये हो जाएगा b बराबर 2a x की घात ऋण कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो ऋण 6 को हमने सामने लिखे, b बराबर 2a बटे में x की पावर 6, ले चलो x की पावर 6 बराबर में क्या हो जाएगा 2a अपॉन में b। अब 6 की घात को पक्षांतर बदलोगे, 6 का पक्ष बदलोगे आप, तो वो हो जाएगा 1/6 में कन्वर्ट हो जाएगा 2a अपॉन में b की होल पावर 1/6, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पावर कुछ भी दे, नीचे डिवाइड में कुछ भी दे, आपको 100 प्रोसीजर ये ध्यान में रखना है, और प्रोसीजर आपको अवकलन करते हुए आना चाहिए, थोड़ा बहुत अवकलन पता होना चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए बस, ठीक है ना, और अवकलन पता होना चाहिए, अवकलन करते कैसा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू 2a की पावर 2a अपॉन में b होल पावर 1/6। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा, एक कण पृथ्वी सतह से यस ऊंचाई पर गिराया जाता है, कुछ निश्चित ऊंचाई पर बोला है, इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट पकड़िए, इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना है, ठीक है ना। इस कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले यस ऊंचाई का हम लोग ये रख लेते हैं, सॉरी हाँ यस ऊंचाई है, और ये बोलता है यस ऊंचाई से गिर रहा है कोई भी वस्तु फ्री होके गिर रहा है यस ऊंचाई से, ठीक है। उस स्थिति में हम लोग ने एक स्थिति सा मान लिया, यच ऊंचाई वहां से यच ऊंचाई के लिए, और जो बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यस माइनस यच ऊंचाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यस माइनस यच। अब आप देखोगे बेटा यहाँ पर क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी आपके
पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। आपको बोला है किसी क्षण काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना हो जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इस बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, धरातल की ऊंचाई हमको यहाँ से देखना है। यहाँ पर कितना काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा 3 mgh। ध्यान रखिएगा, आपको दो कॉन्सेप्ट भले इसको समझा देते हैं पहले। mgs माइनस एच, याद रखिएगा इसको, है ना, पकड़ के रखिएगा। पहले तो हम इसके सॉल्यूशन पहले आपको बता देते हैं। आप अगर किसी वस्तु को जिसका द्रव्यमान यम है, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान यम है, जिसका द्रव्यमान यम है, इस वस्तु को आप एच ऊंचाई तक उठा के ले चल रहे हो, ठीक है ना, कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक, और किसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। गुरुत्वाकर्षण मतलब इसकी गुरुत्वीय त्वरण हम लोग जी लेके चलेंगे, तब इसमें कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसका भार कितना हो जाएगा, एम जी भार हो जाएगा, विस्थापन कितना हो रहा है, एच हो रहा है। तो आप जितना कार्य करते हो वही कार्य आपके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वही ऊर्जा जो होगा हमारा कार्य, कार्य मतलब बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन कितना एच, और बल कितना लग रहा है ये वस्तु के भार के बराबर mgh हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा बेटा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये स्थितिज ऊर्जा ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा जो कार्य किए है उसके बराबर होगा, ठीक है ना, उसके बराबर होगा। ऊंचाई हमेशा, जब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हो, ऊंचाई हमेशा पृथ्वी सतह से काउंट करना है। पृथ्वी सतह, पृथ्वी को हम लोगों को जीरो मान के काउंट करना है बेटा, ध्यान रखिए। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, इस वाले बिंदु के लिए, जिसको बिंदु P मान लिए, इस बिंदु P के लिए हम लोगों ने जो ऊर्जा लिखी, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या था, एम जी एस माइनस एच। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, एस माइनस एच, एस माइनस एस, ठीक है, 3 mg कितना, 3 गुना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना। पहले तो बात कर लेते हैं, ये पूरा जो हमारा ऊर्जा कितना होगा पूरा, हाँ, संपूर्ण ऊंचाई के लिए, संपूर्ण ऊंचाई, ऊंचाई, इसको संपूर्ण क्यों लिख रहे हैं, यस ऊंचाई के लिए, के लिए, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, यस ऊंचाई के लिए, मतलब इस जीरो से, ओ से, ठीक है ना, या ए ले लो, ए बिंदु और बी बिंदु के लिए, ए से बी तक के लिए ऊंचाई कितना है, यस है। पूरे के लिए स्थिर ऊर्जा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, एम जी यस हो जाएगा, ठीक है ना, भार और यस ऊंचाई। डन है बेटा। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते चले जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते चले जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते चले जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगर बात करें इस वाले बिंदु के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए हिसाब से, इस वाले बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे के पूरे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार। ऊर्जा संरक्षण आपको पता बेटा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो बना सकते हैं। जितना ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है उतना ऊर्जा पहले से और आज भी उतना ही उपस्थित है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का पूरा पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgS, ठीक है, इस वाले बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है बेटा, ध्यान रखना ना। पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुआ, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ पर हमारा देखो, ध्यान रखिएगा, इस वाले बिंदु पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। इस वाले बिंदु में काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा बेटा, ठीक है ना। अभी समझा देते हैं कैसे होगा, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, पहले मैं आंसर निकाल देता हूँ, ठीक है ना। और ये बता देता हूँ आपको कि हम जैसे जैसे नीचे आएंगे काइनेटिक एनर्जी डाउन होती जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चलेगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, उसमें कमी होगी। लेकिन जब दोनों को जोड़ूंगा तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, या तो अगर यहाँ की बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, लेकिन हम इसकी तुलना कर रहे हैं, है ना। तो
mgs कितना हो जाएगा बेटा, mgs बराबर काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है बेटा 3 mgs-1 कितना है 3 mgs-h प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है इस बिंदु के लिए mgs कितना है mgs-h ठीक है बेटा। अच्छा हाँ ध्यान रखिएगा इस वाले बिंदु के लिए हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना है 3 mgs-h और पोटेंशियल एनर्जी कितना है s-s ठीक है। तो ये हो जाएगा mgs ये हो जाएगा 2 mgs-h ठीक है ना। अरे 3 में से एक माइनस किए mg से mg कैंसल और h निकालना h बराबर हो जाएगा 2s-2h ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा। इसको इधर लाए तो ये हो जाएगा 2h बराबर ये हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा h/2 ठीक है ना। आई होप कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, चलो उठ के अच्छा 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 ये बेटा यहाँ पर प्लस है और हम लोगों ने माइनस कर दिए, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और इस टर्म को पूरा माइनस कर देते हैं हम लोग इसको ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 4 mg 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 mg हो जाएगा ठीक है ना। और ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे यस बराबर 4s-4 कितना हो जाएगा 4h इधर ला लोगे इसको उधर ले जाओगे 3s हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा 3s/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3h/4 ठीक है ना। ये मिल गया हाइट कहां से कहां तक का, ये वाला हाइट मिल गया कितना 3s/4 मिला हमको, ये वाला पूछा है ये वाला ठीक है। तो इस वाले के लिए आपको ध्यान में रखना है बेटा ठीक है ना, यस माइनस एच है तो ये वाला यस माइनस एच पता करना है, यस माइनस 3h के बराबर क्या लिखोगे 3s/4 और ये लिख जाओगे हमारा जो हाइट है ये वाला हाइट ठीक है ना, ये वाला हाइट कितना आ जाएगा ठीक है ना यस/4 कितना आ जाएगा यस/4 ठीक है ना 4 1 4 4 - 3 1 और यस/4 हमारा ये वाला ग्राउंड से हमारा उस पॉइंट का डिस्टेंस पता चल गया जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना होता है ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि कण की चाल क्या होगी, उस बिंदु पर कण की चाल क्या होगी। तो याद रखिएगा जब कोई भी कण या कोई भी वस्तु जब ऊपर से फ्री फॉलिंग करता है मुक्त रूप से गिरता है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तब की स्थिति में उसकी जो वेलोसिटी होगी √2g होगी, कितनी होगी √2g ठीक है। v = हम लोगों को 2g और h का जो मान है वो बेटा कितना है 3s/4 है, कितना है 3s/4 तो h दिया हुआ है कितना 3s/4 ये 2 दूनी 4 तो वेलोसिटी कितना सॉरी कितना दिया हुआ है 3gs/2 हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा s/4 आया 3gs/2 ऑप्शन नंबर सी वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसको करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लिए थे हम लोग ने। आगे चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा बाय मिस्टेक हम लोग ने माइनस कर दिए थे बट वो ठीक है बाद में समझ में आ गया, प्लस होना था 4 कर दिए और हमारा एच निकल गया। ये जो एच था ऊपर से नीचे गिरने की जो दूरी थी वो थी, लेकिन हमको पूछा गया था नीचे से हाइट के लिए यस माइनस एच कर दिए तो s/4 निकल गया ठीक है। फिर वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी वस्तु जब मुक्त रूप से गिरेगी तो उसके लिए वेलोसिटी √2gh होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने फॉर्मूले रखे √2gh और h का मान 3s/4 रखा तो आंसर आया 3gs/2 इन रूट ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे बेटा, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, किसी पतले तार से जुड़े द्रव्यमान यम को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्रता से घुमाया जाए तो इस तार के टूटने की अधिक संभावना कहां पर होती है। ये पूछा गया है तार के ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के झुकाव पर, द्रव्यमान के उच्चतम बिंदु पर,
तार क्षैतिज में हो तब की स्थिति पर, द्रव्यमान निम्नतम बिंदु पर हो तब की स्थिति पर। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे बेटा, डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं आपको, है ना, डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं। जब ध्यान रखिएगा, जब इसकी त्रिज्या क्या हो बेटा, आर हो, इसकी त्रिज्या आर हो, इसकी त्रिज्या आर हो, इस स्थिति में ये हमारा निम्नतम बिंदु होता है। किसी भी वृत्ताकार पाथ के लिए हमारा निम्नतम बिंदु होता है। यहाँ पर दैट इज लोवेस्ट पॉइंट, वीएल से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा वेग हो जाएगा √2.5 g r, ये हो जाएगा हमारा लोवेस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। और जो अपर पॉइंट पर जिसका रेडियस आर ही लेके चल रहे हैं, अपर पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वीपी, हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट बोलो, वीएच जो ले लेते हैं, वीएच कितना हो जाएगा, √GR। ध्यान रखिएगा, इनके लिए डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, लंबा चौड़ा है, हमको बस याद रखना है लोवेस्ट पॉइंट पे 5GR, अपर पॉइंट पे GR, और यहाँ पर होता है 3GR। जब हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 3GR हो जाती है। यहाँ पर सेम एज इट इज हॉरिजॉन्टल √3GR, ठीक है, 3GR होगा। तो याद रखिएगा 1 3 5 5 3 1, याद रखिएगा आसानी से। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे जो क्वेश्चन है इससे बहुत आसान हो जाएंगे, डायरेक्ट याद रखोगे तो उससे, ठीक है ना। तो 5GR 3GR GR 3GR 5GR, ये 1 3 5 याद रखोगे, 1 3 5 ठीक है ना, 1 3 5 याद रखोगे, 5 3 1। आपको पूछा गया है कि एक जो द्रव्यमान हम लोग ने धागे से एक द्रव्यमान को बांध दिए है, धागे से एक द्रव्यमान को बांध दिए और इसको जोर से घुमा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली जोर से घुमा रहे हैं। आपको पूछा गया है कि किस बिंदु पर इसके टूटने की संभावना अधिकतम होगी। ऑब्वियसली ये जब धागा जब नीचे आएगा, द्रव्यमान जब नीचे आएगा, यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होता है। इसके लिए जो टेंशन होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके लिए टेंशन हो जाएगा मिनिमम, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर होता है तब जो धागे में टेंशन दिखता है वो मिनिमम होता है। जब वस्तु नीचे पहुंचता है एकदम लोअर पॉइंट पे, तब धागे में जो टेंशन होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तब जहां पर टेंशन मैक्सिमम होगा, धागे के टूटने की संभावना वहीं पर सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, आंसर कौन सा होगा, द्रव्यमान निम्नतम बिंदु पर होगा, उस स्थिति में तार के टूटने की अधिक संभावना बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरेख में दर्शाए अनुसार ऊंचाई h में घर्षण रहित पथ के अनुदिश विराम अवस्था में सरकाने वाला कोई पिंड व्यास AB बराबर D के ऊर्ध्वाधर ठीक ऊपर है। हाँ, अभी अगर मैं इस वाले बिंदु के लिए बात कर रहा हूँ तो आपको पूछा क्या है, ऊंचाई पूछा है, यह पूछा है, ठीक है ना। एक आनत तन है, घर्षण रहित आनत तन है, ठीक है ना, प्लेन इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें फ्रिक्शन लेस है, हाइट दिया हुआ है। एक क्या बोला है कि वस्तु अगर यहाँ से चले, ठीक है ना, यहाँ से चले B से A, तो ये चल के जहां जाता है AB चले जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी टोटल मैक्सिमम क्या बोलना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पर क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा, एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना है, mgh, हाइट h है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgr मतलब इसके रेडियस के बराबर, ठीक है। और क्योंकि इस वाले सर्कल के लिए बात करूं जो कि टॉप पॉइंट है, अभी बात कर रहे हो आपने कि टॉप पॉइंट पर हमारा जो क्या होता है, टॉप पॉइंट पर हमारा जो वेलोसिटी होता है √GR से रिप्रेजेंट करते हो आप, √GR से रिप्रेजेंट करते हो, वैसे उसी के लिए बात करेंगे। यहाँ का जो mgh होगा उतरते उतरते यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग ने कहाँ पढ़े थे, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने समझे थे, आपको ये समझा देता हूँ। आपको यहाँ पर मैंने समझाया था कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है
यहाँ पर आते तक जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसके सम के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे को कहता है, चलो कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, वी स्क्वायर बराबर रूट जी आर, सॉरी जी आर, क्योंकि आपको बोला गया है इसका जो ए बी का मान कितना है d/2, अच्छा पहले आर लिख लेते हैं, d/2, आर जो होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक जो इसका रेडियस होगा कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ए बी d/2 हो जाएगा, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डायमीटर दिया हुआ है ए बी बराबर डी दे रखा है, रेडियस कितना हो जाएगा d/2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा d/2, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसका सॉरी इसके पूरे के लिए पोटेंशियल एनर्जी एम जी डी हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना, ये हो जाएगा हाफ, हाफ कितना हो जाएगा यम यम वी का स्क्वायर, वी मतलब जी d/2 हो जाएगा, क्लियर है बेटा, अरे आर की जगह मैंने क्या लिखा जी d/2, तो वी स्क्वायर हाफ यम वी स्क्वायर के रिप्लेस में क्या रखें, अरे यार इसको ऐसे कर लो ना, यम जी एच प्लस हाफ यम वी स्क्वायर, इस वाले कॉन्सेप्ट को आपने यूज करा, ये जो टोटल सम है इस वाले पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते जब आएगा, क्योंकि इसके यहाँ पर फ्रिक्शन हम लोगों ने जीरो लेकर चला है, बोला है घर्षण रहित पथ है हमारा, कैसा है घर्षण रहित पथ है, अब जब बॉडी नीचे ऊपर से नीचे आएगी लगातार घूमते हुए, ठीक है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके हाइट के बराबर हो जाएगी, मतलब इसके हाइट टोटल कितना है डी है, ठीक है ना, डायमीटर के बराबर एम जी डी, और इसका काइनेटिक एनर्जी जबकि टॉप पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस d/2 हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसका पूरा डायमीटर d दिया हुआ है, रेडियस निकालने के लिए इसका हाफ करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, वी स्क्वायर की जगह क्या लिखा मैंने जी d/2, ठीक है, अब कुछ नहीं है, कहानी आराम से यच निकल जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अब दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा, दोनों को इक्वल इधर कर लेते हैं, एम जी एच बराबर ये हो जाएगा एम जी डी प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर जी d/2, ठीक है बेटा, एम जी से एम जी इधर से कैंसिल कर दो, एम जी, ठीक है ना, बचा क्या एच बराबर डी प्लस d/4 बचा, ये हो जाएगा एच बराबर 5d/4, 5d/4, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा तो आप याद रखोगे, आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई बॉडी किसी ऊपर से नीचे किसी पॉइंट पे पहुंचती है तो उसका वहां पर का टोटल एनर्जी और इधर का सम टोटल एनर्जी दोनों इक्वल होगा, एनर्जी कहीं नहीं जाएंगे, एनर्जी फर्स्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो क्योंकि अभी भी ये घूमने की स्थिति में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अभी भी इसके अंदर समाहित है, कह सकते हैं, ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे, ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है नीट 2016 का, आर त्रिज्या के किसी ऊर्ध्वाधर पास में यम द्रव्यमान के किसी पिंड को किसी निम्नतम वेग में प्रवेश करना चाहिए कि वह पास को पूर्ण कर सके, ध्यान रखिएगा फिर से वही वाला प्रश्न आ जाता है, ठीक है, आपको बोला गया है कि किसी वस्तु को कितने निम्नतम वेग से फेंके, क्या बोला है कितने निम्नतम वेग से प्रवेश करना चाहिए कि वह पास को पूर्ण कर सके, मतलब पास मतलब एक चक्कर पूरा कर सके, आपको बताया था यहाँ पर वेलोसिटी होता है √5 g r, अगर रेडियस r है तो यहाँ पर वो वेलोसिटी होता है 3 g r, यहाँ पर वेलोसिटी होता है जी आर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु को आप इससे कम वेलोसिटी फेंक रहे हो तो हो सकता है ये वस्तु यहाँ चल जाए, आप किसी वस्तु को कुछ वेग से फेंके, वस्तु यहाँ पर पहुंचा, ठीक है ना, आपको पूरा, आप अगर किसी वस्तु को इतने वेग से फेंक रहे हो कि वस्तु चल के अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच जाए और यहाँ पर पहुंच गया वस्तु, तो एक चक्कर तो पूरा कर ही लेगा, क्योंकि उसके पास मिनिमम वेलोसिटी इतना मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको उसके मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा उस वृत्त के, ठीक है ना, रेडियस जो भी दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा एक चक्कर पूरा कर ले, वो वस्तु के लिए मिनिमम वेलोसिटी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तो आपको वेलोसिटी कितने वेग से फेंकना पड़ेगा, √5 g r से फेंकना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको कितने वेग से फेंकना है वस्तु को, कितने वेग से फेंकना है, √5g_r से यहाँ से किसी वस्तु को एंट्री कराओगे जिससे वो क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा कर जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। ओके, अगला प्रश्न ये है हमारा, कुल ऊर्जा ई, कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी कितना दे रखा है, टोटल एनर्जी ई दे रखा है। एक स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र ux में गति कर रहा है, क्षेत्र में कण की गति प्रतिबंधित होती है, उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी u से रिप्रेजेंट किया गया है, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि गति प्रतिबंधित है, वेलोसिटी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 लेंगे। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी बराबर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा उस केस में, ठीक है ना, टोटल एनर्जी या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर देन होना चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखोगे, टोटल एनर्जी हमारा या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए किसके, पोटेंशियम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी को यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, ये इक्वल होगा या ग्रेटर होगा किससे, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया गया है, काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 है, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, 0। तो ध्यान रखिएगा यू मस्ट बी इक्वल और लेस टोटल एनर्जी, तो ये वाला रिलेशन होगा, उल्टा कर दिया हम लोग ने, रिप्रेजेंट उल्टा रिप्रेजेंट कर दिए, तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा इक्वल हो जाएगा बेटा, करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। यह लंबाई की एक डोरी है के सिरे एक पत्थर बांध दिए गए हैं, एक लंब दिशी वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है, जबकि डोरी का दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर स्थित होता है, जिस क्षण यह पत्थर न्यूनतम स्थिति होता है तो इसका वेग होता है u। जब स्थिति डोरी क्षैतिज अवस्था में पहुंचती है तो वेग होता है, वेग परिवर्तन परिमाण ज्ञात कीजिए बोलता है। अरे भाई, आपको बोला क्या गया है, पहले प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है यह लंबाई का धागा है, ये लंबाई का धागा है, इसको जोर से घुमा रहे, कोई भी द्रव्यमान इस पर लटका होगा, घुमा रहे हैं, धागा यल है, इसकी लंबाई यल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसकी निम्नतम बिंदु पर जो वेग दिया हुआ है वो दिया हुआ है u, ठीक है। क्षैतिज बिंदु पर जो भी वेग होगा हम मान के चल रहे हैं कितना है, v है। तो ये दोनों स्थिति में जो वेग का परिमाण, ये परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन का परिमाण निकालना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले आप लोगों को u पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी हम बता सकते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², ठीक है ना ये। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डाउन स्थिति में है, यहाँ सबसे जीरो स्थिति में है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से यूज होगा। कितना हो जाएगा बेटा, mgl रेडियस कितना, इस ऊंचाई h ऊंचाई, अरे ये यल के बराबर पहुंचे ना भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये यल के बराबर होगा, ठीक है। प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv², हाफ mv², ठीक है ना। अब हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², ध्यान दीजिएगा ये u है, बराबर mgl प्लस हाफ mv², ठीक है ना। ये और ये एनर्जी बराबर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, जितना एनर्जी यहाँ था उतना एनर्जी यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो m से m कैंसल, ठीक है। हमको v निकालना है फिलहाल के लिए, तो ये हो जाएगा 2 को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ u² बराबर हो जाएगा 2gl प्लस में mv², अच्छा m से m कैंसिल हुआ है बेटा, तो ये हो जाएगा v², ठीक है। v² निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा u² माइनस 2gl, डन है। अब आपको इस वाले बिंदु पर u तो दे रखा है, आपने v भी निकाल लिया, ठीक है ना, ये v निकाल लोगे तो ये हो जाएगा √u² माइनस 2gl। आपको परिमाण निकालने के लिए बोला है, तो दो वेगों के परिमाण निकालने के लिए v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा u² प्लस u², अरे परिमाण निकालते हो ना बेटा, इसका परिमाण ये निकलेगा, ये ठीक है ना, ये परिमाण निकलेगा इसका,
ठीक है। तो इस परिमाण निकालने के लिए ये परिमाण हो जाता है वी डेज, वी डेज से रिप्रेजेंट करेंगे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा, यू स्क्वायर माइनस 2gl, दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2u स्क्वायर माइनस 2gl, 2 कॉमन निकलेगा दोनों से तो ये हो जाएगा 2, अरे भाई हाँ देखो ध्यान से, 2u स्क्वायर माइनस जीएल, कितना निकल गया, यू स्क्वायर माइनस जीएल हमारा आंसर होगा, यही परिमाण निकालना था हमको। ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया था जब निम्नतम से क्षैतिज पर पहुंचता है तो उसके लिए वेग का क्या निकालना था, वेग में परिवर्तन का परिमाण निकालना था, जो कि वीडे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, रूट वी यू स्क्वायर माइनस जीएल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आता है, एक बच्चा झूले में झूल रहा है, यदि भूमि तल से झूले की न्यूनतम ऊंचाई 0.75 है, अधिकतम ऊंचाई 2 मीटर है, तो उसकी अधिकतम चाल क्या होगी। आसान बेटा, अब सभी लोग झूला झूले होंगे, सभी लोग झूला झूले होंगे, इस प्रकार से झूला इस प्रकार से बंधा हुआ है, ठीक है, झूला इस प्रकार से बंधा हुआ है, यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। तो बोला गया है ये धरातल है, ठीक है ना, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से ये वाली जो ऊंचाई बोला गया है कितना है, ये वाली ऊंचाई कितना है बेटा 0.75। अब झूला इस प्रकार से चलेगा ना भाई, झूला कैसे चलेगा, झूला चलेगा यूं, यूं चलेगा, तो ये जो अधिकतम ऊंचाई है वो है कितना 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा यम जी 0.75, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यम जी 2, 2 ही रहने दो, ठीक है। मतलब सीधा सीधा कह लोगे, इसके स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या पूछा है, क्या पूछा क्या है, अधिकतम चाल क्या होगा, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब हाइट में परिवर्तन, ठीक है ना, हाइट में परिवर्तन मतलब 2.75 कितना हो जाएगा, यम से यम कैंसल, वी स्क्वायर जाएगा इधर, 2 इंटू जी का मान क्या हो जाएगा 10, जी गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, ये गुणित में 1.25 कितना हो जाएगा 1.25, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में कर रहा हूँ, 2 लेके चला इधर, ये 2 यम से यम कैंसिल हुआ, जी जी का मान 10, ये दोनों को घटाओगे तो 2 में से 1 गया, सॉरी दोनों को घटाएंगे तो 1.25 आता है, ठीक है ना। इसको करेंगे वी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, v बराबर हो जाएगा रूट कितना, डायरेक्ट v का मान कितना लिख लोगे, v का मान लिख लोगे 5, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा बेटा, ठीक है ना, जो डिफरेंस है इन पोटेंशियल एनर्जी वही हमारा कन्वर्ट होगा क्या में काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक पिंड द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर रूप से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, यदि कण का औसत वेग बढ़ा दिया जाए तो किस बिंदु पर तार टूटेगा। यही वाला प्रश्न हम लोगों ने एक बार पढ़ लिए, एक बार कर चुके हैं। यहाँ पर वेग होता है √5g r, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर होता है √3g r, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेग होता है √g r होता है। निम्नतम बिंदु पर जो टेंशन होगा, निम्नतम बिंदु पर जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, उच्चतम बिंदु के लिए टेंशन जो होगा वो मिनिमम होगा। तो टेंशन जहां मैक्सिमम होगा उसी बिंदु पर धागे या तार या कोई भी डोरी है उसके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन आएगा बी, बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, बी बिंदु पर धागे के टूटने की संभावना अधिकतम होगी, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। दो एक समान कमाने दिए हुए पी क्यू, दोनों के स्थिरांक दिया हुआ है के पी के क्यू, जहां पर के पी ज्यादा है ये इसको याद रखिएगा, के पी इज ग्रेटर देन टू के क्यू, ठीक है। प्रथम बार की स्थिति में ध्यान दीजिए, प्रथम बार की स्थिति में बोला है दोनों समान लंबाई से खींचा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं ना भाई, पहले तो दो कमानियां मतलब दो स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, इसका के पी ये पी है
और ये Q है, Q का माने इसका जो स्थिरांक है कितना है, KQ, है ना। पहले तो दोनों की जो लंबाई है समान है, समान लंबाई पर खींचा गया, समान लंबाई पर खींचा गया। अगर इसको x लंबाई तक खींचा हूं मैंने, तो इस वाले Q को भी हम लोग ने x लंबाई तक खींचे। तो जो खींचने के लिए आप लोग लगाते हो बेटा क्या, ठीक है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यूपी बराबर हो जाएगा हाफ के पी एक्स स्क्वायर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू क्यू बराबर हो जाएगा हाफ के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, दोनों को डिवाइड करें, यूपी अपॉन में यू क्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये के पी अपॉन के क्यू, सीधा सीधा। अरे भाई दोनों को डिवाइड करोगे तो के पी अपॉन के क्यू मिलेगा ना भाई। अब बोला गया है क्या, के पी इज ग्रेटर देन टू के क्यू, ठीक है, तो सीधा सीधा आप बता सकते हो यूपी इज ग्रेटर देन टू यू क्यू, और दैट इज द वर्क डन आल्सो, डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन टू डब्ल्यू क्यू, ठीक है ना। तो डब्ल्यू पी ग्रेटर देन डब्ल्यू पी कहीं दिख रहा है। सेकंड स्थिति की बात ही नहीं करेंगे, स्थिति बी में बात ही नहीं करना है, स्थिति बी के लिए बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्थिति ए से हमारा आंसर मिल रहा है ना बेटा, डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन टू डब्ल्यू क्यू केवल एक ऑप्शन में दे रखा है। हाँ, अगर ये वाला अगर कोई दो ऑप्शन में दे रखा होता तब हम लोग स्थिति सेकंड के लिए बात करते, बात सॉल्व करते। तो फिलहाल के लिए हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी हम लोग स्थिति सेकंड सॉल्व करके बताएंगे। दोनों को समान लंबाई तथा दूसरी बार में बोला है, दूसरी बार में समान स्थिति समान बल से खींचा गया है। तो फिर से आते हैं इस पर, समान बल से मतलब इसके लिए जो बल है एफ है के पी x1, जब समान बल से खींचेंगे तो ऑब्वियसली जो x का मान भी डिफरेंट होगा, मतलब जो स्ट्रेच लेंथ है उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, kp हो जाएगा इसके लिए फोर्स कितना हो जाएगा kq, ये नेगेटिव में होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। जो भी जो ये फोर्स होता है, ये प्रत्यानयन बल होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव आंसर में होता है, मतलब लंबाई का क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन शो करते हैं। यहाँ पर x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या xq रिप्रेजेंट करेंगे, चलो ठीक है। अब जब दोनों को बराबर करूंगा तो ये हो जाएगा kp xp बराबर kq xq, ठीक है बेटा। और xp अपॉन में xq कितना हो जाएगा बेटा, ये kq डिवाइड बाय kp। इसको अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करूं तो ये हो जाएगा इस वाले फॉर्मेट में, मतलब ये वाला, ठीक है। अगर मैं यूपी डिवाइड बाय यू क्यू करूं तो ये हो जाएगा ना बेटा के पी स्क्वायर, के पी एक्स पी का स्क्वायर डिवाइड बाय के क्यू एक्स क्यू का स्क्वायर, एक्स क्यू का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा हाफ के पी एक्स पी स्क्वायर है, मैंने हाफ को पहले ही उड़ा दिया है, वहां लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा सोचना नहीं है कि पोटेंशियल का तो फॉर्मूला हाफ के क्यू स्क्वायर से लिखे, उसको पहले उड़ा दिए, तो भ्रमित नहीं होना। अब हमको एक्सपी अपन एक्सपी का रेशो पता है के क्यू अपन के क्यू, तो सीधा सीधा हमको मिल जाएगा रेशो डब्ल्यू पी अपन डब्ल्यू क्यू मिल जाएगा के क्यू डिवाइड बाय के पी, क्या मिल जाएगा के पी। अब यहाँ पर उल्टा रिलेशनशिप है, अगर उस स्थिति के अनुसार बात करें, स्थिति बी के अनुसार के पी इज ग्रेटर देन टू के क्यू, देयरफॉर यू क्यू इज ग्रेटर देन टू यू पी, ठीक है ना। यही स्थिति हमको ऑप्शन नंबर बी में भी देखने के लिए मिल रहा है। दैट इज द यू, दैट इज वर्क डन, सो इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, सो डब्ल्यू क्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू पी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के निचले सिरे पर यम द्रव्यमान का एक पिंड बंधा है, स्प्रिंग के एक छत से लटका है, उसके बल नियतांक का मान के दे रखा है, जब पिंड का मुक्त छोड़ा गया पिंड को यह विराम अवस्था में आ जाता है, तो स्प्रिंग बिना खिंचाव स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं, ठीक है। जो लंबाई में परिवर्तन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा, ध्यान रखना। प्रश्न क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। निचले सिरे पर यम द्रव्यमान का बंधा हुआ पिंड है, और चलो ठीक है, तो छोड़ा गया, यह विराम अवस्था में स्प्रिंग बिना खिंचाव
निम्नलिखित था, स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। तो लंबाई में जो अधिकतम वृद्धि होगी ना बेटा, जो जो वस्तु का मतलब वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी होगा, वस्तु का जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वस्तु का जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वस्तु का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना, mgh, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा बेटा, ये यहाँ पर एच के रिप्लेस में हम लोग एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं, स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं, एक्स स्ट्रेच की हो ना, एक दूरी स्ट्रेच के लिए, तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आपका हाफ के एक्स स्क्वायर आया, कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर का, तो इसके लिए गुरुत्वाकर्षण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, mg(x) हो जाएगा। ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। उस कंडीशन पे हम लोग यहाँ पर x को रिप्रेजेंट करेंगे, एक x से एक x कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2mg बराबर के x बताना है बेटा, तो ये 2mg अपॉन में k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2mg अपॉन k। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोला यही था हमारे को कि स्प्रिंग बिना खिंचाव के था, उस टाइम पे स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम वृद्धि कितनी होगी वही बताना था बेटा। तो x के बराबर क्या आ जाएगा, 2mg अपॉन में k, ठीक है, 2mg जहां दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा, 2mg के अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक ऊर्ध्व स्प्रिंग मेज में से खड़ा जोड़ा हुआ है, इसका बल नियतांक क्या है, द्रव्यमान यम एक गोले को स्प्रिंग मुक्त सिरे के ठीक ऊपर से ऊंचाई h से छोड़ रहा है, d दूरी तक स्प्रिंग संपीड़ित हो जा रहा है, इस प्रक्रम में शुद्ध कार्य कितना हुआ है ये बताना है, शुद्ध कार्य, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, पहले ये देख लो, एक मेज पर क्या है, एक स्प्रिंग को इस प्रकार से खड़ा रख दिया गया है, ठीक है ना। चलो, आपको कोई वस्तु है, यह ऊंचाई से छोड़ रहा है, कितनी ऊंचाई से, यह ऊंचाई से, तो ये क्या हो गया, x दूरी तक क्या हो गया, ये संपीड़ित हो गया, ठीक है ना। पहले तो आपको क्या निकालना है, इसका टोटल एनर्जी निकालना है, किसका, गोले का टोटल एनर्जी कितना बेटा, यम जी एच प्लस डी, ठीक है ना, एच प्लस डी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आया, बराबर में जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो होगा हाफ के डी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। आपको निकालने के लिए क्या बोला है, इस प्रक्रम में हुआ शुद्ध कार्य निकालना है, इस प्रक्रम में शुद्ध कार्य निकालना है, मतलब ये दोनों के लिए डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाला, ये दोनों का डिफरेंस ही है, ठीक है ना, इसका इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और गोले का टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ही हमारा टोटल शुद्ध कार्य हो जाएगा, ठीक है। गोले के पोटेंशियल एनर्जी को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से माइनस करोगे तो आपका शुद्ध कार्य निकल जाएगा W। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। आपको बोला गया ना बेटा, गोले को ऊपर यह ऊंचाई से छोड़ रहा है, स्प्रिंग की सतह से यह ऊंचाई से छोड़ रहा है, तो गोले के छोड़ने, जब गोला स्प्रिंग के कांटेक्ट में आता है तो स्प्रिंग एक्स दूरी संपीड़ित हो रहा है, मतलब सिकुड़ जा रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है ना, इतना कंप्रेस्ड हो गया। तो गोले कितनी ऊंचाई तक गिरा है, एच प्लस डी ऊंचाई तक, सॉरी यहाँ पर डी दे रहा है प्रश्न में, तो हम डी लिखते हैं बेटा, एच प्लस डी ऊंचाई तक दे रखा है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, तो ये गोले के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच प्लस डी, ठीक है, टोटल ऊंचाई। अब क्योंकि स्प्रिंग भी तो संपीड़ित हो रहा है, उसका भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो उसका जो पोटेंशियल उसका पोटेंशियल एनर्जी के जितना कार्य किया जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो आपको शुद्ध कार्य मिल जाएगा। शुद्ध कार्य बोलना एक भ्रमित करना होता है, सिर्फ आपको डिफरेंस पूछा गया था या दोनों के बीच का कार्य पूछा गया था, तो वो आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर, सीधा सीधा यही आंसर आपका मिल जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। जब एक लंबी स्प्रिंग यू खिंचाव
2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कितना बेटा यू है। 8 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। आपको पता है यू बराबर में यू डेस, सीधा सीधा रख देंगे कितना स्प्रिंग के लिए। हाँ, एक रिलेशन याद रखोगे u1 अपॉन में u2 x1 अपॉन में x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखोगे। ये कहां से आया तो u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है किसी भी स्प्रिंग के संपीड़न या कंप्रेस्ड या स्ट्रेच में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है। इस वाले रिलेशन से आप ये बताते हो अगर किसी वस्तु को 2 सेंटीमीटर खींचा गया मतलब u उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा, यू डेस पता करना है, x कितना दे रखा है 2 और x2 8 दे रखा है, ये हो जाएगा स्क्वायर 2 4 8, ये हो जाएगा u अपॉन में यू डेस इजिकल टू 1/16। यू डेस का मान कितना हो जाएगा 16u, कितना हो जाएगा 16u। आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेटा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। क्या बोला गया 0.5 kg का द्रव्यमान का क्या एक पिंड है घर्षण मुक्त क्षैतिज तल पर 0.5 हाँ की गति से चल रहा है, चलता हुआ किसी लगभग भारहीन कमाने से टकराता है। ये डायग्राम में देख रहा होगा, ये चलेगा, इसका द्रव्यमान कितना दे रहा है 0.5 kg दे रखा है। ठीक है ना, स्पीड कितना दे रखा है 1.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कमाने से टकरा गया है स्प्रिंग से। कमानी का जो नियतांक कितना दे रखा है के बराबर दे रखा है 50, कितना दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखिएगा। तब क्या होगा तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कितना हो जाएगा बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स निकालना है आपको, क्या निकालना है संपीड़न की दूरी के एक्स निकालना है। तो जो इसकी कारण जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी स्टोर होगा मतलब स्प्रिंग के अंदर। तो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, पहले तो हाफ से हाफ को उड़ा दो बेटा। ठीक है ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई के। ये दिया हुआ 0.5, वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5, इसका स्क्वायर है 1.5 अपन 1.5, के का मान दिया हुआ है 50, कितना दे रखा है 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/100 कितना हो जाएगा 15/100 कितना हो जाएगा 15/100 एक्स का मान। ठीक है ना, ध्यान दीजिए ए एक्स का रूट कर दिए थे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.15 कितना हो जाएगा 0.15 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या हो रहा है एक लंबे स्प्रिंग को खींचने पर जब उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा यू होती है। ये भी वही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, u अपॉन में यू डेस x1 अपॉन में x2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा u अपॉन में यू डेस 2 का वर्ग बेटा 4। ठीक है, 10 का वर्ग 100, ये हो जाएगा 2500 तो यू डेस बराबर कितना हो जाएगा 25u, कितना हो जाएगा 25u। यू डेस बराबर 25u मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा डी। ये वाला आसान था आप लोगों को, ये वाला सेम प्रश्न हम लोगों ने मतलब इसके जैसे ही प्रश्न हम लोगों ने पहले कर लिया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। समान बल लगाकर खींचा गया यदि स्प्रिंग ए में संचित ऊर्जा ई है तो स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कितनी होगी। क्या बोला यार, समान बल लगाकर खींचा गया यदि स्प्रिंग ए में 2 स्प्रिंग दिया हुआ है, अच्छा ऊपर भी है, तो स्प्रिंग ए और बी दिया हुआ है, ए और बी, चलो इसको इधर बनाते हैं, बी दिया हुआ है। ठीक है, इसका नियतांक दे रखा है के ए, इसका नियतांक दे रखा है के बी, एक संबंध दे रखा है के बी बराबर 2 के ए। ठीक है, इन पर समान बल लगाकर खींचा गया है, दोनों पर जो बल लगा रहा है समान बल लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों पर बल कैसे लगा रहा है समान बल, तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी है ए में संचित ऊर्जा ई है यू ए बराबर कितना ई, तो
स्प्रिंग बी में संचित ऊर्जा यूबी पता करना है बेटा। क्या पता करना है? यूबी पता करना है। आसान है, ठीक है ना। पहले तो दोनों का बल समान है, तो आप लिख सकते हो के ए अपॉन में सॉरी एक्स ए, दोनों के लिए जो ये होगा ना बेटा, एक्स से दूरी तक ये चलेगा खींचेगा, एक्स बी दूरी तक ये खींचेगा, सब मान ही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्स से दूरी तक ये खींचेगा, एक्स बी दूरी तक ये खींचेगा, क्योंकि दोनों के लिए बल स्थिरांक दोनों के लिए अलग अलग है, इसलिए दोनों की जो स्ट्रेच लेंथ है वो भी डिफरेंट होगा। तो इसका रेशो कितना मिल जाएंगे? एक्स ए बराबर एक्स बी बराबर के बी अपॉन में के ए, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद रखोगे। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अरे हाँ, पोटेंशियल एनर्जी यू ए अपॉन में यू बी बराबर के ए एक्स ए का स्क्वायर डिवाइड बाय के बी एक्स बी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि एक्स ए एक्स बी का हम लोगों को रिलेशन पता है बेटा, के ए अपॉन में के बी बराबर में ये हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में के बी का स्क्वायर अपॉन में के ए का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, ये रखें ये, ठीक है ना, इसको लिख दिए। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यू ए बराबर यू बी डिवाइड बाय, अब ये मिला के बी अपॉन में के ए, ये दोनों के बीच का रिलेशन दे रखा है कितना? के बी बराबर दे रखा है 3 के ए, तो दोनों में से किसी एक को उठा के रख दो ना बेटा, के बी की जगह रखें 3 के ए डिवाइड बाय में के ए से के कैंसिल, तो यू बी कितना हो जाएगा? ए का मान कितना है? चलो ये है ई, और यू बी बराबर 3, तो यू बी बराबर कितना हो जाएगा? यू बी बराबर कितना हो जाएगा? ई अपॉन में 3, कितना हो जाएगा? ई अपॉन में 3, ठीक है ना। यू बी चला इधर और 3 चला नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ओ एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी 2 दिया हुआ है 2, ठीक है ना। 2 दिया हुआ तो 3 की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 3 की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, ओके। आसान था। अब तो 3 गुना दे 2 गुना दे डिपेंड नहीं करता, या 4 गुना दे 8 गुना दे, आपको ये प्रोसीजर पता होना, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ये वाला और इसके पीछे वाला ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट दे, वैल्यू दे, न्यूमेरिकली दे या कॉन्सेप्चुअल दे, आपके आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 1 केजी द्रव्यमान के एक पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके, ठीक है। द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? 1 केजी, वेलोसिटी कितना दे रखा है? 20 मीटर प्रति सेकंड, 18 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने पर हाइट कितना दे रखा है बेटा? 18 मीटर। यह क्षण भर को विराम धारण कर लेता है, वायु के घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा? जी का मान दे रखा है 10, ठीक है, कितनी दे रखा है? 10। तो अच्छा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंके, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच, ठीक है ना। तो आपको ऊर्जा ह्रास पता ना बेटा, दोनों का ऊर्जा ह्रास कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले तो काइनेटिक एनर्जी पता कर लो, काइनेटिक एनर्जी पता कर लो, फिर पता कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ, मास कितना? 1, और ये है 20, बी स्क्वायर कितना? 20 दो दहम 20, ये हो जाएगा 200 जूल, कितना हो जाएगा? 200 जूल। अब एमजीएच पता कर लो, एमजीएच मास 1, जी 10, और हाइट कितना बेटा? 18, कितना है? 18, 180, ठीक है, कितना है? 180, 180 जूल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 जूल का, दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 जूल का। तो आंसर कितना आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? जितना आपका काइनेटिक एनर्जी ऊपर था, नीचे भी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, या नीचे जितना काइनेटिक एनर्जी होगा ऊपर उतना पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन।
इनिशियल कंडीशन काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है 200 जूल मिल रहा है, लेकिन जब बॉडी कहीं पहुंचती है एमजीएच कितना मिलता है पोटेंशियल एनर्जी 180 जूल, मतलब 20 जूल का ऊर्जा हास आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न पे क्या बोल रहा है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है लगभग। 2 kg के एक ब्लॉक को 10 मीटर से खिसका कर 300 जूल कार्य करना पड़ता है, जी 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो पहले इसका निकाल रहे हैं 2 गुणित पोटेंशियल एनर्जी कितना, पहले तो इनिशियल कार्य का निकालते हैं W1 कितना, अरे भाई ऐसा पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, ऊर्जा पहली ऊर्जा, पहले की ऊर्जा अगर घर्षण बल नहीं होता, एयर का घर्षण बल नहीं होता, उस कंडीशन पे आपको ऊर्जा कितना मिलता, 2 गुणित 10 गुणित 10। ठीक है, ऊंचाई 10 है, 10 मीटर हम लोगों को जी लेके चलना है। ठीक है, ये कितना 200, सॉरी ये पहली ऊर्जा नहीं, घर्षण के कारण, घर्षण के बाद ऊर्जा है, घर्षण के बाद ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा। अब अगर घर्षण बल नहीं होता तो 300 जूल कार्य करना पड़ता, 300 जूल कार्य करना पड़ता, 300 जूल कार्य करना पड़ता। अब ये 300 ये 200, ठीक है ना, हाथ कितने का मिल रहा है 100 का, ठीक है ना, लॉस कितने का हो रहा है 100 जूल का लॉस देखने के लिए मिल रहा है। पड़ता है, अच्छा जी का 10 मान दिया हुआ है, मानते हुए घर्षण विरुद्ध किया गया कार्य, घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया हम लोगों ने 100 जूल का कार्य कर लिए, इसलिए जो हमारे को 300 करना पड़ता वो कितना करना पड़ रहा है अब 200 करना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि घर्षण के कारण हमारा ऊर्जा कितना लॉस में जा रहा है 100 के लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आज का बेटा हमारे पास 49 क्वेश्चन किए हम लोगों ने। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे के पार्ट में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।